अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन मिसफोल्डिंग और उससे रिलेटेड डिजीज़ को। प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी का एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के साथ साथ पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस, ये सब स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और इनमें से किसी भी स्टेप के अंदर अब नॉर्मेलिटी की वजह से प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो सकती है जिससे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ कॉज होती हैं। प्रोटीन मिसफोल्डिंग को डिस्कस करने से पहले हम प्रोटीन फोल्डिंग के कंसेप्ट को एक दफ़ा समझ लेते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ये सब शामिल हैं। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। तो इन फोर्सेस की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेती है कि जिसमें ये अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम हो और रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम हो, यानी कि जो वो पार्टिकल्स, जो इस स्ट्रक्चर के वो पार्टिकल्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो एक दूसरे के क्लोज हों और जो एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर मौजूद हों। इस तरह से प्रोटीन अपने आप को एक लो एनर्जी स्टेट में फोल्ड कर लेती है और इस पूरे प्रोसेस को हम प्रोटीन फोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कुछ रिपल्स करेंगे और उसके रिजल्ट में प्रोटीन फोल्डिंग होगी और ये एक लो एनर्जी स्टेट में अपने आप को फोल्ड कर लेगी और ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर चैपरोन्स के रोल को। तो जब साइंटिस्ट ने आउटसाइड द बॉडी प्रोटीन्स को डीनेचर किया, यानी कि उनके टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके उनको अनफोल्ड किया और जब बाद में उन्हें स्पॉन्टेनियसली फोल्ड होने दिया, तो उन्होंने देखा कि वो प्रोटीन्स अपने नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फोल्ड नहीं हुए बल्कि एक और स्ट्रक्चर में फोल्ड हो गए। तो इससे उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ फैक्टर्स या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे ज़रूर मौजूद होंगे जो कि इन प्रोटीन्स को डिज़ायरेबल स्ट्रक्चर्स में फोल्ड होने में असिस्ट करते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर्स को उन्होंने चैपरोन्स का नाम दिया। चैपरोन्स को हम हीट शॉक प्रोटीन्स भी कहते हैं और ये बॉडी के अंदर जो प्रोटीन फोल्डिंग है उसमें हेल्प करते हैं और हमारी प्रोटीन्स को डिज़ायरेबल शेप के अंदर फोल्ड होने में असिस्ट करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस करवा सकें। अब हम देखते हैं कि ये चैपरोन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन फोल्डिंग को कैसे असिस्ट करते हैं। तो बेसिकली दो तरीक़ों से असिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जारी होता है या बेसिकली जब राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, तो ड्यूरिंग सिंथेसिस अगर जितनी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुकी है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस से पहले ही फोल्डिंग स्टार्ट कर दे, यानी कि अभी रिमेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो रही है और जो पहले से सिंथेसाइज हो चुकी है वो ऑलरेडी अपनी फोल्डिंग स्टार्ट कर दे, तो इससे एक अबनॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन फोल्ड हो जाती है। तो ये चैपरोन्स यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो रही होती है उनके साथ जाकर अटैच हो जाते हैं और उनको फोल्डिंग से रोकते हैं और जब पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन एक दफ़ा सिंथेसाइज हो जाती है उसके बाद ये अलाउ करते हैं उस पॉलीपेप्टाइड चेन को ताकि वो फोल्ड होके एक डिज़ायरेबल स्ट्रक्चर के अंदर, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर फोल्ड हो सके। ऐसे चैपरोन्स की एग्जांपल के अंदर हीट शॉक प्रोटीन 70 आ जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे चैपरोन्स जिनको हम चैपरोनिन्स भी कहते हैं, ये बैरल शेप्ड होते हैं और इनके अंदर अनफोल्डेड प्रोटीन्स इनके अंदर दाखिल होती हैं और फिर इनके अंदर जाके वो प्रॉपर्ली फोल्ड होती हैं और ये उनको प्रॉपर फोल्ड होने में असिस्ट करवाते हैं और फिर प्रॉपर्ली फोल्डेड प्रोटीन्स इनसे बाहर आ जाती हैं। इनकी एग्जांपल के अंदर हीट शॉक प्रोटीन 60 आ जाती है। चैपरोन्स के फंक्शन के बावजूद भी कुछ प्रोटीन्स मिसफोल्ड हो जाती हैं। ऐसी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो बॉडी के अंदर आकर कोई डिजीज़ कोज ना कर सकें, लेकिन फिर भी ये फंक्शन 100% एरर फ्री नहीं है और विद एज डिफरेंट मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बॉडी के अंदर अकोमोडेट होती रहती हैं और डिजीज़ कोज करती रहती हैं। प्रोटीन मिसफोल्डिंग अमीनो एसिड सीक्वेंस के अंदर किसी किस्म की म्यूटेशंस की वजह से हो सकती है या फिर इसके अलावा जो चैपरोन्स हैं उनकी फंक्शनिंग के अंदर किसी डिफेक्ट की वजह से या फिर किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उनकी मिसफोल्डिंग हो सकती है। इसके अलावा एक और फैक्टर भी है जिसकी वजह से प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो सकती है और उसके अंदर ऐसा होता है
कि जो प्रोटीन्स हैं उनकी अबनॉर्मल क्लीवेज होती है, यानी कि प्रोटीन ऐसी जगह से एंजाइम्स को क्लीव कर देते हैं जहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ऐसे फिर जो क्लीव्ड पार्टिकल्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे के साथ मिलकर एग्रीगेट्स बना लेते हैं, और ऐसे इनसॉल्युबल एग्रीगेट्स को हम अमाइलॉइड्स का नाम देते हैं। ये अमाइलॉइड्स नॉर्मल प्रोटीन्स के अबनॉर्मल क्लीवेज के बाद बनते हैं, और ये ऐसे पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होते हैं और इनसॉल्युबल फाइब्रिल्स बना देते हैं। और ये अमाइलॉइड्स का एक स्पेशल फीचर ये है कि ये बीटा, इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो बीटा शीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये अमाइलॉइड्स बॉडी के अंदर विद एज अकोमुलेट होते रहते हैं और डिफरेंट डिसीज़ कॉज करते हैं, जिनके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं उनके अंदर अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज़ शामिल हैं। इसके अंदर अल्जाइमर डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्जाइमर डिसीज़ के अंदर जो अमाइलॉइड प्लेक हमारी बॉडी के अंदर अकोमुलेट होता है उसको हम ए बीटा कहते हैं। ए जिसके अंदर ए स्टैंड्स फॉर अल्जाइमर, और बीटा चूँकि अमाइलॉइड्स के अंदर बीटा शीट्स रिच होती हैं इसलिए हम इनके साथ बीटा का वर्ड यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ए बीटा प्लेक बनता कैसे है। तो हमारी ब्रेन सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मौजूद होती है। इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर जो पार्ट मैंने रेड कलर से शो किया है इसको हम अमाइलॉइड प्रिकर्सर कहते हैं। होता ये है कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसकी 2 पॉइंट्स से अबनॉर्मल क्लीवेज होती है, यहाँ से और यहाँ से, विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटेज एंजाइम। जब ये अबनॉर्मल क्लीवेज होगी तो ये जो रेड कलर का पार्टिकल है जिसको हम अमाइलॉइड प्रिकर्सर कहते हैं ये फ्री हो जाएगा, और इस अमाइलॉइड प्रिकर्सर के फ्री होने की वजह से जो जैसे जैसे एज के साथ ये अमाइलॉइड प्रिकर्सर जो अबनॉर्मल क्लीवेज की वजह से फ्री होते जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ये इनसॉल्युबल फाइब्रिलर स्ट्रक्चर्स बना देंगे, और यही जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डिसीज़ कोज करते हैं। इन अमाइलॉइड ए बीटा प्रिकर्सर और ए बीटा प्लेक के अलावा एक और फैक्टर भी है जो कि अल्जाइमर डिसीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, और वो है टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन नॉर्मली न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली के अंदर हेल्प करती है, लेकिन इस टाउ प्रोटीन की एक अबनॉर्मल फॉर्म होती है जो कि हाइपरफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है। ये अबनॉर्मल हाइपरफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म इनसॉल्युबल होती है और ये भी न्यूरॉन्स के अंदर अल्जाइमर डिजीज़ कोज करती है। तो अल्जाइमर डिसीज़ के अंदर ये 2 फैक्टर शामिल हैं, जिनके अंदर पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट ए बीटा प्लेक है जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के अबनॉर्मल क्लीवेज की वजह से बनता है, और दूसरा टाउ प्रोटीन की अबनॉर्मल हाइपोफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है जो कि इनसॉल्युबल होती है, और ये दोनों इनसॉल्युबल पार्टिकल्स अल्जाइमर डिसीज़ कोज करते हैं। अमाइलॉइड डिसीज़ के अलावा प्रोटीन मिसफोल्डिंग एक और ग्रुप ऑफ डिसीज़ कोज करती है जिन्हें हम प्रायॉन डिसीज़ कहते हैं। ये प्रायॉन डिसीज़ लीस्ट अंडरस्टूड हैं। जो प्रायॉन्स होते हैं ये भी मिसफोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, लेकिन इनके बारे में एक काफ़ी स्ट्रेंज बात ये है कि ये मिसफोल्डेड पार्टिकल्स इन्फेक्शियस होते हैं, यानी कि जो प्रायॉन्स होते हैं ये जो बाकी नॉर्मल प्रोटीन पार्टिकल्स हैं उनको भी इन्फेक्ट करके अब नॉर्मल बना देते हैं। ये प्रायॉन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर डिफरेंट ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो डिफरेंट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस के अंदर ये डिसीज़ कोज करते हैं, जिनके अंदर एक मैट काउ डिजीज़ है और इसी तरह की डिजीज़ ह्यूमंस में भी पाई जाती है। इन प्रायॉन पार्टिकल्स के अंदर जो अल्फ़ा हेलिसेस हैं वो बीटा शीट्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, और ये जो प्रायॉन पार्टिकल्स हैं यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का पार्टिकल है ये एक नॉर्मल प्रोटीन पार्टिकल है, जबकि ये रेड इन्फेक्शियस प्रायॉन पार्टिकल है। और जैसे ये जो प्रायॉन पार्टिकल है नॉर्मल प्रोटीन पार्टिकल के साथ कंटेक्ट में आएगा, ये उसके अंदर अपने इन्फेक्शन को स्प्रेड कर देगा और उसको भी इन्फेक्शियस बना देगा, और इसके प्रोसेस के अंदर ये जो नॉर्मल पार्टिकल है इसके अल्फ़ा हेलिसेस को बीटा शीट्स के साथ रिप्लेस कर देगा, और इस स्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट की वजह से जो बीटा शीट्स हैं इनकी वजह से जो बॉडी के अंदर हमारे नॉर्मल प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो डिफेंस मैकेनिज़्म कर रहे हैं, यानी कि जो अबनॉर्मल प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। इनके अंदर जो अल्फ़ा शीट्स हैं और अल्फ़ा हेलिसेस बीटा शीट्स के साथ रिप्लेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा हो गई है बॉडी के
प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स की वजह से, जिसकी वजह से पहली बात ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, दूसरी बात ये इन्फेक्शस हैं और जैसे जैसे नॉर्मल प्रोटीन पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में आएंगे ये अपने इन्फेक्शन को एक्सपोनेंशियली बढ़ाते जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइमरी डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ हैं और हमारी बॉडी के अंदर अब तक हम साइंटिस्ट ने इनके ख़िलाफ़ कोई ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं किया, जिसकी वजह से जो प्राइमरी डिसीज़ हैं काफ़ी ट्रबल मेकिंग डिसीज़ हैं ह्यूमंस के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्या मुझे ऐसे ही पावर पॉइंट के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।